गोल्गियन वैक्यूल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, गोल्गियन वैक्यूल्स। ठीक, ये तो चीजें मुझे आपको बतानी ही नहीं चाहिए, ये चीजें इंटरकनेक्टेड है जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से यहाँ पे कोई ऐसे ट्यूब्यूल्स निकलते होंगे, यहाँ से ट्यूब्यूल से आगे जाके कोई बर्ड अराइज होता होगा, वो आगे वाले सिस्टर्नी से फ्यूज हो रहा है, ये आगे वाले सिस्टर्नी से फ्यूज हो रहा है, जिसको हम वेसिकल कहते हैं। और फाइनली जो आखिरी की जो वेसिकल है, जिसको हम ट्रांस गोल्गी कहते हैं, अभी यहाँ से जो निकलेगा उसको कहेंगे हम गोल्गियन वैक्यूल्स। A large spherical vacuoles produced at maturing phase. See maturing phase, कौन सी phase थी maturing? आपकी कौन सी phase थी maturing? Maturing phase थी आपकी everyone in a waiting room। ये क्या होता है यार, waiting room में आ जाता है। हाँ, वो मैच्योरिंग फेज क्या होती है आपकी, ट्रांस गोल्गी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या डिफरेंस है वेसिकल्स और वैक्यूल्स में गोल्गी है? वेसिकल्स जो कि सिस से मिड गोल्गी, मिड गोल्गी से सेकंड मिड गोल्गी, थर्ड मिड गोल्गी और थर्ड मिड गोल्गी से ट्रांस गोल्गी की तरफ आ रही है, वन बाय वन ट्रांसफर हो रही है अंदर के अंदर, अंदर के अंदर। इंटरनल, इंटरनल मीन्स एक के ऊपर एक जो ये अरेंजमेंट है ये। और फाइनली ये यहाँ से जब बाहर, ये ऐसे बनाना था, ठीक है, यहाँ से जो बाहर निकलेगा तो बड़ा रहेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा ना, इसको कहेंगे हम वैक्यूल्स, गोल्गियन वैक्यूल्स, जो कि कहाँ से अराइज्ड हो रहा है, मैच्योर फेज से। मैच्योर फेज को तो हम ट्रांस फेज कहते हैं। ये जो गोल है और ये जो गोल है, इस दो गोल में डिफरेंस समझा, एक को वेसिकल कह रहे और एक को गोल्गियन वैक्यूल्स कह रहे। कभी कभी वो गोल्गियन लार्ज वेसिकल भी कह देगा, ठीक है। ये लार्ज वर्ड यहाँ पे ना करते हुए यहाँ पे रखा तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें कोई कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मैम कौन सा लार्ज। अगर ऑब्वियसली वेसिकल और वैक्यूल्स में, गोल्गियन वेसिकल और गोल्गियन वैक्यूल्स में अगर साइज की बात करनी हो तो मैं कहूंगी कि गोल्गियन वैक्यूल का साइज ज्यादा रहता है गोल्गियन वेसिकल्स से, गोल्गियन वेसिकल्स से गोल्गियन वैक्यूल का साइज ज्यादा रहता है। यस ऑब्वियसली दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट। और ये क्या है, सम ग्रैन्युलर्स और एमॉर्फस सब्सटेंसेस, मींस उसमें ग्रैन्युलर्स और एमॉर्फस सब्सटेंसेस मींस जैसे ग्रैन्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स, क्या होते हैं, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ऑब्वियसली ये जो अगर देखो ये जो है आपका गोल्गियन वैक्यूल्स, इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, ठीक है, क्लियर। अब वही तो गोल्गियन आगे जाके बड़ ऑफ होके कोई गोल्गी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रही है और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगी, कोई माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएगी, कोई अगर किसी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर्म हुए हैं तो वो फाइनली क्या बनाएगी, वो फाइनली बनाएगी लाइसोसोम। सम ऑफ देम, सी वर्ड सम ऑफ देम, सभी गोल्गियन वैक्यूल्स सभी। ये तिलक का क्या प्रॉब्लम, तिलक बेटा आप इतना क्या एंटर होते हो एग्जिट होते हो, बड़ा प्रॉब्लम चलता है आप लोग का यार, बच्चे बड़े इतने 4G नेटवर्क चल रहा है आजकल, इतने आप लोग के नेटवर्क कैसे इशू, नेटवर्क इशू से तो मैं बड़ी परेशान हूँ। कितनी बार बता चुकी हूँ मैं आपको। हाँ अभी एंटर हुआ ना तिलक, अभी फिर से एग्जिट हो गया था। एग्जिट एंटर कब होते, जब आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक रहता है, खत्म हो गया उसका डेटा, खत्म हो गया। देखो तो आप लोग का डेटा पैक का पता नहीं आप लोग कैसे मैनेज करते हो, मुझे तो होता ही नहीं है। अंबानी अच्छी सर्विस नहीं दे रहा है, मेरे घर में भी तो जियो ही है, अंबानी का ही तो है। चलो ठीक है, कोई पर्टिकुलर जोन होगा आपके काटोल में ना, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज भी होते होंगे आई गेस। कुछ नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग्स है, बट वही है रिकॉर्डिंग से भी आपका डेटा ज्यादा जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, आपको फाइनल समझ रहा है, मैं अब फटाफट इसमें बता देती हूँ। देखो ये है आपके वैक्यूल्स, सॉरी ये है आपके वेसिकल्स, और ये है जो फाइनल यहाँ से निकल रहा है, जो फाइनल बर्ड ऑफ होगा यहाँ से, ये फाइनल जो जाएगा बाहर, अब ये जाएगा आपका समझ लो वैक्यूल, ठीक है। इसको हम कहते हैं गोल्गियन वैक्यूल, से गोल्गियन वैक्यूल, ठीक है, गोल्गियन वैक्यूल्स। देखो मैंने आपको ये भी पढ़ा है ना कि ईआर से गोल्गी की तरफ नहीं, ये मैं आगे वाले इसमें पढ़ाती हूँ। देखो ये देखो
सबसे अच्छी कंसेप्चुअल डायग्राम, सबसे अच्छी कंसेप्चुअल डायग्राम, हाथ तिलक देखा मैंने, कंसेप्चुअल डायग्राम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे कनेक्टेड आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन बना वो बर्ड ऑफ हो गया, बर्ड ऑफ होके जा रहा है आपके सिस के पास, कहाँ पे जा रहा है आपके सिस के पास, सिस के पास जा रहा है, इसको सिस गोल्गी कहते हैं, ठीक है। इसके गोल्गी स्टैक जिसको मैंने आपको बताया था मिड गोल्गी भी कहते हैं, और फाइनली यहाँ से ये बर्ड ऑफ होके बाहर निकल रहा है, दिस इज अ सिक्रेटरी वेसिकल कहते हैं, और इसी को ही मैंने आपको बताया था कि इसी को ही हम क्या कहते हैं, वैक्यूल्स भी कह सकते हैं, वैक्यूल्स भी कह सकते हैं। देखो गोल्गियन वैक्यूल कहो या गोल्गियन सिक्रेटरी वेसिकल को, व्हाट आई एम सेइंग, गोल्गियन सिक्रेटरी वेसिकल एक ही बात है। ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल से ये ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल है, एक दूसरे से जा रहा है, देखो एक यहाँ से निकला यहाँ पे जाके फ्यूज हुआ, फिर यहाँ से निकला कुछ लेके यहाँ पे जाके फ्यूज हुआ, दिस आर द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। यानी ये अभी भी प्रॉपर क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ, ये प्रोटीन जो भी लेके जा रहा है वो मैच्योरिटी अटेन करने के लिए लेके जा रहा है, प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है, दिस आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। फाइनली ये यहाँ से जो निकला है ये आपका शिपिंग वाला है, मींस ये सिक्रेटरी वेसिकल, यहाँ पे सीक्रेट होगा बाहर, एक तो ये बाहर सीक्रेट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, नहीं तो आपका क्या बनाएगा आगे, लाइसोसोम बनाएगा, अदरवाइज बैक जाएगा, अदरवाइज अगर ये प्रोटीन राइबोसोमल फ्री राइबोसोम से बना है, साइटोप्लाज्म के फ्री राइबोसोम से बना है, तो वो आया था थोड़ी देर के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कि थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है, क्या तुम कर दोगे, वो कह रहा है कि हमारे पास खुद के घर के लोग तो बहुत है, जिनको हमें मॉडिफाई करना है, तुम्हें भी कर ले क्या, तो वो कह रहे थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई कर दो, तो वो यहाँ पे सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए आया था, साइटोसोल में फॉर्म होने वाला प्रोटीन मॉडिफाई करके फिर से वो गया अपने जगह पे, वो कह रहा है कि टाटा बाय बाय, मैंने मॉडिफिकेशन कर लिया, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाना था, या मुझे न्यूक्लियस की तरफ जाना था, या मुझे क्लोरोप्लास्ट में फ्यूज होना है, इनको भी तो जरूरत है प्रोटीन की, मैं तो इनका प्रोटीन हूँ, तो वो अपने घर वापस जा रहा है, ठीक है। और ईआर में जो बने थे प्रोटीन वो सीक्रेट होके बाहर जा रहे, जो ईआर में बने नहीं होते प्रोटीन, जो फ्री राइबोसोम से साइटोप्लाज्म में बनते हैं प्रोटीन, उनका साइट ऑफ सिंथेसिस साइटोप्लाज्म है, जो कि फ्री राइबोसोम से बनते हैं, वो आते हैं ईआर के पास, कहते हैं कि थोड़ा प्रोसेसिंग करना है, ईआर कहता है कि ठीक है मेरे भाई के पास भेज रहा हूँ, गोल्गी के पास आते हैं, प्रोसेसिंग करके फिर से अपने घर जाते हैं, इंडिया टू इंडिया ट्रैवल, और ये एनआरआई है, इंडिया में पढ़े लिखे होके बाद में इंडिया से बाहर निकल रहे एनआरआई, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, नहीं तो प्लाज्मा सेल से बाहर निकल के दूसरे सेल की तरफ जाके काम कर रहे, अदरवाइज लाइसोसोम में पैक हो रहे, हाँ। और ये जो है ये बेचारे जो साइटोप्लाज्म में जो घर में फॉर्म हुए थे, साइटोप्लाज्म में जो फॉर्म हुए थे, वो प्रोटीन अपने घर में ही रहना चाहते हैं, जो कि फ्री राइबोसोम से बने थे, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, जो कि फ्री राइबोसोम से बने, वो अपने ही अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, अपने ही सेल के अंदर की साइटोप्लाज्म में जाएंगे, अपने ही सेल के अंदर की न्यूक्लियस के पास जाएंगे, जहां पे भी जिसकी भी जरूरत है, जब अगर प्लांट से तो वैक्यूल्स में जाएंगे, जहां पे नहीं प्लांट से तो वो सिक्रेटरी नहीं, वो तो सिक्रेटरी रहेगा, क्योंकि मैंने गर्ल कॉम्प्लेक्स में बताया था उसको, यस। ये वैक्यूल्स को मत डालो, इस वैक्यूल्स आपका सिक्रेटरी वेसिकल्स से जाए, ये बात समझा कि फ्री राइबोसोम का कंसेप्ट क्या है या मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम का कंसेप्ट क्या है, ये मैं तीसरी बार रिपीट कर चुकी हूँ, फ्री राइबोसोम कैसे काम करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए गोल्गी के पास ही आना है, पर जाना अपने घर वापस है, इंडिया से बड़ा प्यार है, इंडिया में ये काम करेंगे, ये जो सिक्रेटरी है इनका पहले से फिर डिसाइड है कि इंडिया में तो पढ़ लेंगे आईआईटी से या बड़े मेडिकल कॉलेज से, जाके नौकरी बाहर करेंगे, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये वाला कंसेप्चुअल स्लाइड है, दिस इज अ वेरी कंसेप्चुअल स्लाइड, और बहुत अच्छी स्लाइड है, समझने लायक, जितना समझाना था उतना समझाया मैंने इसको, बाकी की जो बातें वो आपके काम की, ठीक है। फंक्शंस देख लो गोल्गी के, वैसे ही मैंने बता दिया, प्रोसेस करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट द सिक्रेटरी प्रोटीन एंड लिपिड्स, यस मैंने बताया था,
RER प्रोटीन बनाएंगे, उसको प्रोसेसिंग फिनिश मॉडिफाई कौन करेगा? गोल्गी। SER लिपिड बनाएंगे, उसका भी प्रोसेसिंग फिनिश मॉडिफाई कौन करेगा? गोल्गी। गोल्गी मॉडिफाई करेगा। ऑब्वियसली ये लिपिड आगे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड बायलेयर से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाके सिचुएट हो जाएंगे, लिपिड बायलेयर बनाने में हेल्प करेंगे, दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर बनाने में हेल्प करेंगे। प्रोटीन का तो रोल हर जगह होता है, प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये अलग से मैंने आपके लिए रखा है पढ़ने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि कैसे कैसे मटेरियल कहाँ डिलीवर होता है। आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, देखो विदिन और सिक्रेटेड टू द एक्स्ट्रासेल्युलर टारगेट्स आउटसाइड द सेल। अभी तो बताया NRI और इंडिया वाला कंसेप्ट, ठीक है। दोनों के फेज में भी उनको गोल्गी से होके गुजरना पड़ेगा, गोल्गी ही उनको प्रोसेसिंग करेगा, उनका फाइनल फिनिशिंग करेगा। दोनों केस में कॉमन है गोल्गी और ER फिनिशिंग के लिए। अब भले वो फ्री राइबोसोम से बनाओ या मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से बनाओ सब, बट जो प्रोटीन उनसे फिनिशिंग होके बाहर निकलेगा उसके दो रास्ते होंगे, वो डिपेंड करता है। वो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम से बना है तो बाहर जाएगा, अदरवाइज लाइसोसोम की तरफ जाएगा, अदरवाइज वैक्यूल्स प्लांट के केस में। अदरवाइज अगर वो फ्री राइबोसोम से बना है तो वो जाएगा अंदर के अंदर इंट्रासेल्युलर टारगेट। इंट्रा का मतलब होता है इंटरनल, अंदर, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर और ये देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरसेल्यूलर। इंटर का मतलब और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब एक है, याद रखना। इंटर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा और इंटरसेल्यूलर दोनों का मतलब एक ही है, मीन्स आउटसाइड दिस सेल। मीन्स अगर ये दो सेल है तो इसमें यहाँ पे आउटसाइड द सेल। इंट्रा की बात कर रही हूँ, इंट्रा मीन्स आने देना है, अंदर की बात, यानी ये इंट्रासेल्यूलर। बच्चे बड़े कंफ्यूज हर बार। इंट्रासेल्यूलर मीन्स इनसाइड दिस सेल, ये याद रहेगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर को वो इंटरसेल्यूलर भी लिख सकता है कंफ्यूज करने के लिए, और इंट्रासेल्यूलर मीन्स इनसाइड द सेल। इंट्रासेल्यूलर का कोई दूसरा नाम नहीं है, इंट्रासेल्यूलर इनसाइड, ठीक है। ये वर्ड्स को याद रखना, ठीक। ये आपके कंसेप्ट्स को वही मैंने ब्रश अप करके यहाँ पे लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं है। गोल्गी एपरेटस कहाँ पे ज्यादा रहेंगे? रूट कैप सेल्स जो कि रीच होते हैं गोल्गी से। ऑब्वियसली जो रूट कैप के जो सेल्स होते हैं, ये वाले रूट कैप, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लार्ज अमाउंट में वहाँ पे थोड़ा सा ऑयली ल्यूब्रिकेंट्स रहते हैं। रूट कैप में ल्यूब्रिकेंट्स भी तो रहते हैं, म्यूसिलेजिनस ल्यूब्रिकेंट्स, तो ऑयली सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि रूट टिप को, ये प्लांट का पोर्शन है जो कि रूट टिप को क्या करते हैं? ल्यूब्रिकेट करते हैं, या उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, वी कैन से। तो उस रूट टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऑयली सब्सटेंसेस, कुछ ना कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस सीक्रेट होने चाहिए। मींस कोई ऑयली मींस कोई लिपिड। लिपिड का भी प्रोसेसिंग कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ लिपिड बनाता है, प्रोसेसिंग कौन करता है? गोल्गी। तो गोल्गी बॉडी वहां पे भी ज्यादा दिखेगी जहाँ पे रूट कैप सेल है। रूट के ऊपर जो कैप रहती है रूट टिप पे होती है, जो कि रूट टिप को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो रूट कैप के जो सेल्स होते हैं वो ऐसे कोई सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से रूट टिप को हर बार ल्यूब्रिकेशन मिलता रहता है। तो वो सब्सटेंसेस लिपिड होते हैं ना, ऑयली होते हैं, थोड़े म्यूसिलेजिनस होते हैं, ठीक है। तो वो लिपिड से सिंथेसाइज होंगे। तो लिपिड कौन बनाता है? एसईआर ने लिपिड तो बना लिया, बट गोल्गी बॉडी तो फाइनल प्रोसेसिंग करेगी। तो ऐसे जगह पे गोल्गी बॉडी का अमाउंट ज्यादा होता है। Acrosomes of the sperms are derived from Golgi apparatus. Obviously, what is acrosome? Acrosome is a type of lysosome, right? Yes or no? ये क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में। एक्रोसोम एक टाइप है लाइसोसोम का, किसके केस में? स्पर्म के केस में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब ये जो एक्रोसोम है वो स्पर्म के केस में किसने डिराइव किया? ऐसे ही तो कुछ हुआ होगा, सीस गोल्गी आई होगी,
आगे जाके ट्रांस गोल्गी तक आई होगी, फाइनल ट्रांस गोल्गी ने कुछ लार्ज सिक्रेटरी वैक्यूल्स को बर्ड ऑफ किया होगा और ये आगे जाके लाइसोसोम कहलाया होगा। और अगर स्पर्म के केस में इस लाइसोसोम ने अपना नाम बदल दिया होगा, जिसको आगे हम एक्रोसोम कहते हैं। तो बताना मुझे, एक्रोसोम जो है, जो स्पर्म का एक्रोसोम है जिसको ये लाइसोसोम कहते हैं, वो किससे डिराइव हुआ है? वो हुआ है गोल्गी से ही ना। ये जो वेसिकल निकला है वो गोल्गी की ट्रांस गोल्गी से ही तो निकला है। तो दिस इज व्हाट गोल्गी एपरेटस से डिराइव। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आई गेस 2 साल पहले के नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आई गेस मैंने आपको एग्जाम में भी दिया था ये। फंक्शंस ऑफ गोल्गी फटाफट देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, अभी तो बताया मैंने। कोई मुझे बता पाएगा इस वाला, ये 4th नंबर का जो पॉइंट है, ये 4th नंबर वाला पॉइंट गोल्गी एपरेटस से या गोल्गी बॉडी से कैसे कोरिलेट करते हैं? बताना। मैं बता रही हूँ, आप लोग कितना कोरिलेट कर पा रहे हैं, दैट इज अ मेन थिंग ना। आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, कैसे होगा? स्टेट में तो बच्चे 98 जितने भी आपके, हमारा तो एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई का तो 100 का पेपर होता है, आपका स्टेट का कितने का होता है? 100 का ही होता होगा ना, कंप्लीट प्रैक्टिकल मिला के। यस, तो बच्चे 98 भी ला लेते हैं। इट डजंट मीन कि वो 98 या 99 मैक्सिमली बायो में 100 आउट ऑफ 100 बहुत कम लोगों को मिलते हैं, बिकॉज थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो लास्ट टाइम ऐसे अभी हमारे स्कूल से कोई एक लड़की पास आउट हुई है यामिनी करके, तो उसको 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है, और उसको बायो में 98 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 98। हाँ, अल्दो उसको नीट करना है, पर उसको बायो में 98 मार्क्स है, सब में उसको 100 मार्क्स है। ठीक है, 98 मार्क्स है बायो में। तो ऑब्वियसली बायो में आउट ऑफ मार्क्स थोड़े से कम मिलते हैं। इट डजंट मीन कि उस लड़की के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। 98 और 100 में कोई दो मार्क्स का डिफरेंस है, बट ये भी इसका मीनिंग नहीं होता कि जिसको 98 या 90 प्लस मिल जाते वो नीट क्रैक कर लेगा। नीट इज टोटली आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है उस बेसिस पे। आपका जो स्टेट का जो या सीबीएसई का जो सिलेबस होता है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना थियोरी आपने समझा और आप कितना अच्छे से लिख पाते हो समझ के। ठीक है, बट समझने के बाद उसको कोरिलेट करने का जो काम है वो नीट में पूछते हैं, जहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं। तो ये कोरिलेट करने वाला पॉइंट है। बताना जरा, सिंपल सा पॉइंट, कोई एक अच्छे से बता पाएगा मुझे क्या पूछना है इसमें, क्यों ये फंक्शन है गोल्गी एपरेटस? बताना जरा यार जल्दी, क्योंकि खत्म हो गया वैसे लास्ट है स्लाइड। ये तो मैंने आपको इसके लिए रखी थी कि ग्लाइकोक्साइलेशन का रोल क्या होता है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। ओके, ये एक वेरी गुड सिद्धेश, एक पॉइंट तुम सीधा सीधा स्ट्रेट हो। एक पॉइंट काफी अच्छा बताया उसने कि ग्लाइकोप्रोटीन कैसे फॉर्म होंगे। ऑब्वियसली एन ग्लाइकोक्साइलेशन शुरुआत कहाँ हो जाएगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर मैंने कहा था गोल्गी एपरेटस में ओ ग्लाइकोक्साइलेशन होता है। क्या होता है? ओ ग्लाइकोक्साइलेशन होता है। मींस यहाँ पे भी गोल्गी एपरेटस में जब वो प्रोटीन आता है तब उसको प्रॉपरली फोल्ड होना है, प्रॉपरली स्टेबल रहना है, तो उसको किसी शुगर के साथ तो बाइंड होना पड़ेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं गोल्गी एपरेटस में, प्रोटीन ऑब्वियसली प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें से ऐसा कोई अमीनो एसिड वो शुगर सिलेक्ट करता है जिसके पास क्या है? OH ग्रुप है। और ऐसा अमीनो एसिड हमारे पास 2 ही है, एक है सीरीन और एक है थ्रियोनिन। आपको ये नाम अभी याद नहीं होंगे, आगे याद होंगे। तो ये सीरीन और थ्रियोनिन के OH ग्रुप के साथ जब कोई शुगर आपके बॉन्ड बनाएगा तो उसको कहते हैं ओ ग्लाइकोक्साइलेशन। ये होता है किसमें? गोल्गी बॉडी में। अगर गोल्गी बॉडी में भी प्रोटीन के साथ शुगर आपके बाइंड होगी, मींस ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, तो वो ओ ग्लाइकोक्साइलेशन प्रोसेस है। ER में भी तो हुई थी ग्लाइकोक्साइलेशन, पर ER के ग्लाइकोक्साइलेशन का डिफरेंस पता है क्या है? ER में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बने हैं,
तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताया था, अमीनो एसिड मीन्स अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप मीन्स NH2 NH, वैसे तो अमीनो एसिड NH2 ग्रुप, ठीक है, मीन्स नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है कोई शुगर और नाइट्रोजन के साथ जाके लिंक होता है अमीनो एसिड के, तो उसको हम एन ग्लाइकोक्साइलेशन कहते हैं। वो किसमें होता है? ER में होता है। ओ ग्लाइकोक्साइलेशन किसमें होता है? वही प्रोटीन आगे जाके जब गोल्गी के पास आया, तो गोल्गी के पास जब आएगा तो वहां पे भी वो शुगर आके अटैच्ड होगी उससे, बट वो शुगर कौन से अमीनो एसिड के साथ अटैच्ड होगी? जिसके पास OH ग्रुप है, ओ ग्लाइकोक्साइलेशन, ठीक। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बनती है तो उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म तो होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म तो होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी होती है, हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन देगा उसको? गोल्गी एपरेटस। वेरी गुड सिद्धेश, सिद्धेश का पॉइंट अच्छा है, बट ये जो साइटोकाइनेसिस के बेसिस पे है, ये पॉइंट सिद्धेश का काफी अच्छा है, बट मैं जो पूछ रही हूँ वो पॉइंट इसी के साथ दूसरा भी है। ये पॉइंट तो मैंने ऐड नहीं किया, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो जो सिद्धेश ने बताया। वेरी गुड सिद्धेश। हाँ बताना जरा। अरे सिंपल सी बात, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? कोई एक स्टूडेंट नहीं। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? सेल का डिवाइड होना। सेल जब डिवाइड होता है, एक बड़ा सा सेल जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब ये जब डिवाइड होगा तो दो सेल में डिवाइड नहीं होगा क्या? छोटे छोटे डॉटर सेल में। ऑब्वियसली दो छोटे छोटे डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो दोनों के ऊपर दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनेगी क्या? बनेगी ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे है? लिपिड से। तो लिपिड से बनी है, तो लिपिड से बनी है, तो लिपिड को कौन बनाता है? सेल में SCR बनाता है। उसको प्रोसेस कौन करता है? गोल्गी बॉडी करता है। मींस गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व इन लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लिपिड की लेयर कब बनेगी? नई लिपिड की लेयर कब बनेगी? जब वो सेल, एक सेल पेरेंट सेल, जब वो डिवाइड होगा डॉटर सेल में, जब वो डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली नई तो मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी ना। यहाँ से थोड़ी मेम्ब्रेन उठा के लेके चला जाएगा, बट बाकी मेम्ब्रेन तो जब मेम्ब्रेन तो पूरी बनानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है? लिपिड की। लिपिड की रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करेगा? SCR। और SCR ने जो लिपिड फॉर्म किया है उसको फाइनली प्रोसेस कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में गोल्गी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती किससे? वो लिपिड से तो बनती है, मैक्सिमम लिपिड और प्रोटीन होते हैं। हाँ, प्रोटीन का तो अभी सिद्धेश ने बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन का कंसेप्ट, जो कि आगे मैंने लिखा है वैसे। हाँ, तो लिपिड की बात करें तो जैसे अगर सेल टूटेगा तो दो लिपिड की लेयर लगेगी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो बनेगा नए नए सेल्स का, डॉटर सेल्स का। तो लिपिड की सिंथेसिस किसमें होती है? कौन करता है लिपिड की प्रोसेसिंग? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी का रोल साइटोकाइनेसिस में आया कि नहीं? अगर सेल को डिवाइड कर रहे हैं तो सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस ने अच्छे से कैरियोकाइनेसिस भी कह सकते हो आप, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी तो लिपिड से बनती है। पर जनरली पता है कैरियोकाइनेसिस को हम ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैक्सिममली बच्चों को ये भी पता नहीं कि सेल के ऊपर की लेयर तो लिपिड बाइलेयर से बनी है, पर उनको ये पता ही नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो भी तो लिपिड बाइलेयर से बनी है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर है वो भी तो लिपिड बाइलेयर से बनी है। क्लोरोप्लास्ट की कोई लेयर है वो भी तो लिपिड बाइलेयर से बनी है। हर जगह पे लिपिड बाइलेयर आता है, हर जगह पे आता है। बट इनको हमने सेफ साइड में, हम नॉर्मल केस में, बिकॉज यू आर द 12th क्लास स्टूडेंट या नीड गोइंग स्टूडेंट, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही कहा है कि साइटोकाइनेसिस जब हम करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, तो आपको गोल्गी एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपका कंसेप्ट जो आप कह रहे हो ना तिलक, दैट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, क्योंकि हर सेल, नया सेल बनता है डॉटर सेल, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनती है, बट और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती है छोटी छोटी, उसकी भी तो लेयर लिपिड बाइलेयर से बनती है। तो न्यूक्लियस भी टूटेगा, नए दो न्यूक्लियस भी जाएंगे, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस की तो मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से ही तो बनेगी। बट उसको सिंप्लीफाई वे में आपको सिर्फ इतना पूछा जाता है
इतना पूछा जाता है, इतना बताया जाता है कि गोल्गी बॉडी का रोल किसमें है, साइटोकाइनेसिस में। कि साइटोकाइनेसिस जो होता है, द फॉर्मेशन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें लिपिड बनना चाहिए, तो वो लिपिड गोल्गी एपरेटस से होके बनता है। ठीक है, गोल्गी एपरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। यस, अभी तो बताया था ग्लाइकोक्साइलेशन। ये कंसेप्ट याद रखोगे क्या कि ईआर में एन ग्लाइकोक्साइलेशन होता है। जो भी अमीनो एसिड का जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके साथ नाइट्रोजन ग्रुप के साथ क्या होता है, शुगर की बाइंडिंग होती है। अगर गोल्गी की बात करें तो उसमें क्या होता है, ओ ग्लाइकोक्साइलेशन होता है। जो भी अमीनो एसिड है उसके OH ग्रुप के साथ बाइंडिंग होती है किसकी, शुगर की। याद रहेगा ये। यस, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं और ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई प्रोटीन को फॉर्म करता है, और वो प्रोटीन के ऊपर शुगर चढ़ाने का काम, ओ ग्लाइकोक्साइलेशन का काम कौन करता है, गोल्गी करता है। गोल्गी करता है। ऑब्वियसली प्रोटीन के साथ जब शुगर बाइंड होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें भी रोल किसका है, गोल्गी एपरेटस का। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो क्या फॉर्म करता है, लिपिड। लिपिड के साथ भी तो शुगर अटैच्ड होती है गोल्गी में, उसी वे में लिपिड के साथ भी तो शुगर अटैच्ड होती है, क्योंकि लिपिड के पास भी तो OH ग्रुप है। याद करो, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ही तो बनता है लिपिड, OH ग्रुप है। इसमें भी O ग्लाइकोक्साइलेशन होगा। यस, और इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ग्लाइको शुगर, लिपिड लिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइको प्रोटीन फॉर्म करना हो, जो कि RER ने दिया हुआ है उसको प्रोटीन, उसका ग्लाइकोक्साइलेशन करना हो, या SER ने दिए हुए लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन करना हो, क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोसाइडेशन। याद रखना, ग्लाइकोक्साइलेशन ऑफ प्रोटीन, और उसी टर्म को लिपिड के वक्त में ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। ये दोनों वे में किसका रोल है, गोल्गी एपरेटस का कॉमन रोल। RER के प्रोटीन को आगे ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट, SER के लिपिड को आगे ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट। और यही तो अच्छे खासे स्टेबल लिपिड और प्रोटीन रहेंगे कि जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस होंगे, नहीं तो सेल के बाहर जाके काम करेंगे जहाँ पे भी उनको काम करना है। These all are the functions of गोल्गी एपरेटस। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है और इस पे भी क्वेश्चन दिखेगा। साइट, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी है, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, ठीक है, यस, क्लियर। ये और मैंने आपके लिए रखा है ग्लाइकोक्साइलेशन क्या है, ये पढ़ लेना। मेजर साइट प्रोटीन ग्लाइकोक्साइलेशन की गोल्गी है, जिसमें O ग्लाइकोक्साइलेशन होता है, और मैंने आपको कहा ER भी है, जिसमें क्या होता है, N ग्लाइकोक्साइलेशन। इससे क्वेश्चन दिखता है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोक्साइलेशन की जरूरत क्या है, ये आपका कंसेप्ट हुआ, कोई पूछता नहीं है, आपका कंसेप्ट हुआ, ये जानना है आपको, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है, 6 मिनट है। एक मैं आपके साथ कोई गेम खेलना चाहती हूँ। गेम मीन्स एक जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितना पता हो गया। 6 मिनट में तो आई गेस हो जाएगा, बताना जरा। चलो कंसेप्ट खेलते हैं। चलो, ये लास्ट टाइम पढ़ा दिया मैंने। अब जो बच्चे को ये समझा होगा वो मुझे यहाँ पे बताएगा, मैं C कितना लिखूं और मैं N कितना लिखूं। चलो फर्स्ट इसका बताओ, फर्स्ट का बताओ जल्दी। वी हैव अनदर 5 मिनट और 5 पॉइंट्स है हमारे पास। बताना जरा, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था होमोलोगस क्रोमोसोम का कंसेप्ट। जो भी चीज हमें बात करनी है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे करनी है। 2 and 2C, सिद्धेश रॉन्ग। मैंने क्या कहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स ये अगर एक जगह से आ रहा है, समझ लो फादर से होके आ रहा है, तो वैसा ही मदर से होके आएगा।
उसी सेट को पकड़ना है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़े, इसलिए तो क्रोमोसोम नंबर 1 लिखा ना। इसका होमोलोगस क्रोमोसोम अगर फॉर एग्जांपल ये स्पर्म है तो ओवा रहेगा ऐसा कोई, उसके पास उसका होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 1 रहेगा ना। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए तो ही तो वो 2C 2N बनेगा, तब तक तो वो 1N ही होगा, 1N 2C। प्रशंसा 1N 1C, तिलक 1N 1C। सिर्फ आपको होमोलोगस क्रोमोसोम देखना है, क्रोमोसोम नंबर 1 बताना जरा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बीच में ये कर दो डिवाइड, सिर्फ इसको देखना है या इसको देखो, कोई भी एक को देखो, क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम, मैंने ये एक क्रोमोसोम है, इसका होमोलोगस अभी तक नहीं आया, अकेला ही है, एक ही सेट है इसके पास, फादर का, मदर का तो आया ही नहीं, तो 1N ही रहेगा ना ये। और इसमें अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्या है? एक ही तो थ्रेड दिख रहा है, तो एक ही तो C रहेगा ना। अभी भी कंसेप्ट नहीं क्लियर, इसीलिए तो जज करना चाहती थी मैं आपको, क्या समझा आपको? एक ही इसमें 1 इसमें बताना जरा, अगर ये क्लियर है तो ये भी क्लियर हो गया होगा, बताना जरा। अगर ये क्रोमोसोम यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी, रेड से क्रोमोसोम नंबर 1 और ग्रीन से क्रोमोसोम नंबर 2, कोई फादर और मदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें फादर और मदर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रेड से एक अलग से क्रोमोसोम नंबर 1 दिखा रही हूँ और इससे क्रोमोसोम नंबर ग्रीन से क्रोमोसोम नंबर 2 दिखा रही हूँ। अब इसके साथ अगर ये डबल बन रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पे मदर का ऐसा कुछ आया होगा, मदर का ऐसा कुछ आया होगा, ये दोनों फ्यूज हुए होंगे और फाइनली ये बना होगा। अब बताना जरा क्या होगा, क्या होगा? Who says तिलक says 2N? ओके, तिलक says 2N। ओके, N तो पता चल गया मुझे 2 है। What about C? What about C? एक फादर से आया है और एक मदर से आया है, ठीक है, एक फादर हो गया ये स्पर्म और एक मदर होगी ये एग। मैंने ये आपके लिए रखा नहीं था, मैं जो सोच रही थी कि आप लोग जज कर पाओगे। हाँ ठीक है, 2N हो गया। अमाउंट कितना रहेगा? C कितना रहेगा? C कितना रहेगा? अरे ये कितना दिख रहा है? 1 और 2 कितना दिख रहा है? 2। मैंने कहा था हर कोई चीजें होमोलोगस क्रोमोसोम के बेसिस पे जज करनी है, ऐसे कहा था ना मैंने। अब अगर मैं इसकी भी बात करूं, अगर इसकी भी बात करूं तो देखो जरा, ये भी तो 2N 2C होगा, कि इसको 4C करोगे? नहीं ना, एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम को पकड़ना है, एक तो इसको पकड़ो नहीं तो इसको पकड़ो। अब जब मैं आपको माइटोसिस पढ़ाऊंगी तो मैं एट ए टाइम 4 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए प्लेटफॉर्म बना रही हूँ मैं आपके लिए। ये बताना ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या रहेगा N, ये क्या रहेगा C, क्या रहेगा? अनुज सेज 2N 2C, वेरी राइट अनुज, वही तो बता रही हूँ, मैंने एक ही क्रोमोसोम को लेके बात की है, मेरी मर्जी में एक की करूँ, 2 की करूँ, 3 की करूँ, 4 की करूँ, 5 की करूँ, सिर्फ आपको इतना ही बताना है ये क्या है। इसमें मैंने 2 किया, मैं इसमें 3 भी कर सकती हूँ, कोई तीसरा कलर लेके बता दूंगी। हमारे पास तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 2N 2C, हाँ या ना? आप लोग कहा किसका आंसर दे रहे हो? हाँ 2N 2C, यस, हाँ हाँ यस। अब मुझे बताना यहाँ पे अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपका, सॉरी ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसका क्या रहेगा N, इसका क्या रहेगा C, 4C रहेगा, और N कितना रहेगा? अरे कुछ नहीं, ये फादर का एक रेप्लिकेट हो गया और एक मदर का भी रेप्लिकेट, ग्रीन कलर से दिखा रहे तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। हाँ, ये फादर का एक रेप्लिकेट हो गया और एक मदर का भी एक रेप्लिकेट हो गया, बिकॉज ये कौन सी फेज होगी? ये S फेज होगी, तो ये बन गया आपके 1 2 3 4। पर फादर का जो रेप्लिकेट हुआ है वो फादर का ही तो सेट है, तो सेट तो एक ही रहेगा। मदर का जो रेप्लिकेट हुआ है वो मदर का ही तो सेट है, तो सेट तो एक ही रहेगा। एक और एक कितने हुए? 2, तो कितना होगा?